बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 3 है रेशो से वस्त्र की। रेशो से वस्त्र कैसे बनते हैं बेटा, देखो आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। हमें कुछ जो रेशे होते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा, पादप पौधों से प्राप्त होते हैं और जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब जो ऊन और रेशम के रेशे हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। और ऊन के रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ये याद रखना है बेटा आपको, रेशम के जो फाइबर होते हैं वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अब आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं बेटा भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं इन रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है? परिवर्तित मतलब बदलना, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं। आपने ऊन तो देखी होगी बेटा, मम्मी जिससे स्वेटर बुनती होगी, है ना। क्या आपको जानकारी है रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? अब रेशम की रेशमी साड़ियाँ देखी होंगी बेटा आपने, नहीं देखी तो मम्मी को कहिए मम्मी रेशमी साड़ी दिखाओ अपनी, है ना। अब हम इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे इस लेसन में। जानता हूँ रेशे कौन कौन से होते हैं बेटा, ऊन और रेशम होता है। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो याद रखना है भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से, ये आगे नाम आएंगे इसमें लेसन में। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। देखा बेटा आपने, भेड़ के शरीर पे बाल होते हैं, बकरी के शरीर पे बाल होते हैं। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? जंतुओं के आवरण पर, जैसे हमारी स्किन पर होते हैं बाल बेटा, हमारी स्किन पर क्या होते हैं, सॉफ्ट बाल होते हैं और इनके पे मोटे मोटे बाल होते हैं, है ना। तो इनके जो बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है, तो इनको ये ठंड नहीं लगने देते हैं। इससे ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, इसलिए ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। रोएदार रेशे से क्या प्राप्त की जाती है बेटा, ऊन प्राप्त की जाती है। अपने शरीर, बाहों और शरीर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए, क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं और कौन से मुलायम होते हैं? तो बाਹਾਂ के जो बाल हैं, हमारे बाजुओं के जो बाल हैं वो मुलायम होते हैं ना बेटा, आपको पता होगा ना। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, ऐसे उनके भी 2 तरह के होते हैं। जैसे हमारे शरीर पर अलग तरह के बाल होते हैं, बाहों पर अलग होते हैं, सिर पर अलग होते हैं, इसी प्रकार इनके भी, भेड़ के भी 2 प्रकार के बाल होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं, त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। अब तंतु रूपी बाल ऊन, कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो त्वचा पे बाल होते हैं वो ऊन प्रदान करने के लिए हमें क्या करते हैं बेटा, ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके सिर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तो हम मुलायम बाल वाली भेड़ें चुनते हैं बेटा। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो हमें ऐसी भेड़ें चुननी पड़ती है कि जिनके सारे बाल कैसे हो, मुलायम हो। तो तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए हम इनके जनकों का चयन करते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु, हमें किस किस से ऊन प्राप्त होती है बेटा? देखो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध भेड़ की ऊन होती है बेटा, जो हमारे बाजार में ऊन आती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अब तिब्बत और लद्दाख जो है दूसरी जगह का नाम है बेटा, ये याक की ऊन वहाँ पर चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ भेड़ की ऊन ही चलती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कहाँ पे होती है? जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। हम भारत के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं बेटा, है ना। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर भी कहते हैं बेटा इनको। इनसे बेहतरीन शोलें बनाई जाती है। जो बाल होते हैं इनको फर भी कहते हैं और बेहतरीन शोलें बनाई जाती है बकरी के बालों से, जो कश्मीर वाली बकरी होती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। और इन शॉलों का नाम क्या होता है बेटा, ये देखो यहाँ दिखा रखी है अंगोरा बकरी, ठीक है। ऊँट के शरीर का बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। अब देखो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पैका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। दक्षिण अमेरिका में ये पाए जाते हैं बेटा लामा और अल्पैका।
ये हमारे राजस्थान में ऊँट पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है बेटा। बकरी जो होती है वो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए, एकत्रित का मतलब इकट्ठे कीजिए, जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। जैसे आप बेटा ये सारे बकरी का, याक का, लामा का, एल्पैका का और किसका, भेड़ का, ऊँट का, ये चित्र आप अपनी कॉपी पर लगा सकते हो। ठीक है। अब स्क्रैप बुक होती है जो अलग से खरीदनी पड़ती है, आप अपनी कॉपी में ही चिपका लेना बेटा। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको चित्र नहीं मिलते तो आप ऐसे चित्र खुद भी बना सकते हैं बेटा। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी और याक किस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे बेटा अंग्रेजी में हम भेड़ को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं शिप, है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे हम शिप, और हिंदी में उसको हम बोलेंगे भेड़, और पंजाबी में भी इसको हम क्या कहते हैं बेटा, भेड़ कहते हैं। पंजाबी में इसको भेड़ कहते हैं, और बंगाली में इसको बोलते हैं भेड़ा। बंगाली में क्या बोलते हैं बेटा, भेड़ को भेड़ा। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना बेटा। सब भाषाओं की क्या होती है आपको पता ही है, हर भाषा में अलग अलग तरह से बोला जाता है। और हिमाचली में इसको हम बोलते हैं भेड़। क्या बोलते हैं, भेड़। वहाँ जाओगे ना हिमाचल में तो वहाँ पे इसको भेड़ नहीं कहेंगे, वो सब इसको भेड़ कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा भेड़ के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से नाम बोले जाते हैं। ऐसे आप बेटा और जानवरों को भी इकट्ठे कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं। मतलब भारत और विश्व के मानचित्र मतलब नक्शे बेटा। नक्शे पर हमने उन स्थानों को दिखाना है जहाँ पे ये जंतु पाए जाते हैं, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। जैसे यामा, अल्पैका हमने कहा दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में दिखाना है। ऊँट को हमने भारत का चित्र लिए, ऊँट को दिखा देंगे हम जैसे राजस्थान में। ऐसे आपने ये दिखाना है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कर सकते हो आप। अब रेशों से ऊन तक, रेशे जो हमें प्राप्त होते हैं उससे ऊन कैसे बनती है बेटा। देखो, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, ये तो सबको पता है बेटा, भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब देखो, भेड़ पालन और प्रजनन कैसे होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। देखा होगा बेटा, गडरिये क्या करते हैं, भेड़ों को ले जाते हैं। झुंड होते हैं भेड़ों के, बहुत सारी भेड़ें वो ले जाते हैं चराने के लिए। भेड़ शाकाहारी होती है, घास और पत्तियाँ पसंद करती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, फली, ये सब वो खाती हैं। दालें, मक्का, ज्वार, फली, है ना। बीज में से तेल निकालने के बाद बचा पदार्थ होता है जिसको हम खल कहते हैं बेटा। यहाँ पे खली लिख रखा है ना, हरे हरे रंग का होता है ये देते हैं हम उसको खाने के लिए, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियाँ, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। अब ये देखो, ये भेड़ों की नस्लों के नाम है और उनकी गुणवत्ता कैसी होती है भाई उससे, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो इनकी गुणवत्ता होती है, कैसी ऊन मिलती है, इससे ये लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पर नस्ल का नाम है, भेड़ों की नस्लों का नाम है, उनकी ऊन की गुणवत्ता और राज्य जहाँ जहाँ वो पाई जाती हैं। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, ये तो सबको पता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं, जो अभी मैंने दिखाई है बेटा। ये क्या है, भेड़ों की नस्लों के नाम हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनमें प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया। ऊन की गुणवत्ता और गठन ये दिखा रखा है, ऊन की गुणवत्ता और जहाँ जहाँ वो पाई जाती है वो भी दिखाया गया। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, और इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक अच्छी किस्म जो होती है बेटा, और फिर उस प्रक्रिया से जो हम तैयार करते हैं उनको ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को, उसे हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ये बेटा रेशों को ऊन से संसाधित करना। अब रेशों को ऊन में कैसे बदलते हैं हम, देखो। स्वेटर बुनने तथा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती है बेटा, जिसके चरण दे रखे हैं। कैसे प्राप्त होती है ये, सबसे पहले भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है।
यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। तो कौन सी प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है बेटा? भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारना ऊन की कटाई कहलाती है। फिर भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए आपके उस तरह प्रयोग करता है ना बेटा नाई आपके बाल काटने के लिए, ऐसे ही इसमें मशीन प्रयोग की जाती है भेड़ के बाल उतारने के लिए। बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। अब क्या होगा बेटा, सर्दियों में काटेंगे तो उनको ठंड लग जाएगी और वो मर जाएंगे, इसलिए ये गर्मी में काटे जाते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। तो बाल से क्या होते हैं? बाल क्या होते हैं? ऊनी रेशे होते हैं। इन्हीं रेशों को संसाधित करके हम क्या करते हैं? ऊन का धागा बनाते हैं। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने तथा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकतर मतलब किससे बनी होती है? मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। समझ में आया बेटा? जो परत होती है ऊपर, त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है, वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए जैसे हमें बाल कटवाते वक्त कोई दर्द नहीं होता, ऐसे उनको भी कोई दर्द नहीं होता। हम सोचते थे ना बहुत दर्द होता होगा। त्वचा सहित, अब चरण 2 में क्या करेंगे? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। ये देखो बेटा, यहाँ पे भेड़ की ऊन उतार रहे हैं, ये भेड़ दिख रही है आपको, इस पे से त्वचा की पतली परत के साथ ऊन उतारी जा रही है, फिर इसको टंकियों में डाला जा रहा है, जिससे उनकी क्या की जाती है? उनके ऊपर जो धूल, रेत की गर्द चढ़ जाती है, चिकनाई चढ़ जाती है। जैसे आप कोई कपड़े पहने रहते हो बेटा, तो उस पर क्या हो जाता है? चिकना ऐसे भेड़ घूमती रहती है तो उनके ऊपर गंद चढ़ जाता है, चिकनाई, धूल, गर्द। इसके लिए इसको टंकियों में धोया जाता है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। और इसको जो टंकियों में धोना क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। आजकल कैसे किया जाता है? मशीनों द्वारा। और नंबर 3 पे है अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। तो सबसे पहला हमारा प्रक्रम था बेटा उसकी ऊन की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन मतलब ऊन की धुलाई, और उसके बाद है अभिमार्जन के बाद छटाई। छटाई में क्या होता है? रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अब अलग अलग बालों को वहां पे इकट्ठा किया जाता है, अलग किया जाता है। पृथक मतलब अलग किया जाता है बेटा, छांटा जाता है, इकट्ठा नहीं, अलग किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, फिर इसको सुखाएंगे। अभिमार्जन के बाद छटाई आई, छटाई के बाद सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। अब जैसे आप स्वेटर पहनते हो बेटा, तो आपके स्वेटर पे रुए आ जाते हैं ना, रुए, उसी को बर कह रहे हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, है ना। स्वेटर पहन के सो जाते हो तो रुए आ जाते हैं, उसी को यहाँ पे बर कहा गया है। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। फिर से जो रेशे आए ना बेटा, अब जो छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशों को हमने छांट लिया है ना, उसके बाद फिर इनका अभिमार्जन फिर से मतलब इन्हें धुलाई करके इन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद मतलब जो प्राप्त होने वाली चीज़ है, धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो क्या करा बेटा, पहले तो हमने ऊन की कटाई की, उसके बाल उतारे, बाल ही है वो ऊन के रेशे हैं, फिर उनको हमने धोया, और फिर धोने का कहलाते हैं अभिमार्जन। उसके बाद हमने की छटाई, उसके बाद हमने की उसको सुखाना, सुखाने के बाद उसमें छोटे छोटे जो कोमल फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। जैसे आपकी स्वेटर पे रोए आ जाते हैं। फिर दोबारा से उन्हें अभिमार्जन करता है, उन्हें मतलब दोबारा से फिर से उन्हें धोते हैं, फिर सुखाते हैं। फिर अब क्या करते हैं? रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्य ऊन काली, भूरी, सफ़ेद होती है। देखा होगा आपने, भेड़ कौन से रंग की होती है बेटा? भूरी होती है या काली होती है, सफ़ेद, बकरी सफ़ेद होती है, काली होती है, तो यही रंग होते हैं, इसलिए इसकी रंगाई की जाती है अलग अलग रंग डालने के लिए, है ना। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग, अंतिम चरण क्या होता है बेटा? रीलिंग होता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। अब उनको सुलझाया जाता है। फिर जैसे आप स्वेटर मम्मी उधेड़ती होगी तो देखते हो ना आप, ऊन उलझ जाती है या बनाते वक्त भी उलझ जाती है, तो उनको सीधा करते हैं, सुलझाते हैं, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और
अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में इनका उपयोग किया जाता है। रेशों को काटकर फिर क्या करते हैं हम बेटा, ऊनी वस्त्र बुनते हैं इससे, ठीक है। अब देखो आगे है, अपने सहपाठियों के साथ हम इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनको बालक उतारना उचित है। तो आप क्या सोचते हो बेटा, ये आप अपने विचार बताइए कि क्या भेड़ों को पालना और फिर उनके बाल उतारना उचित है। अब देखो नेक्स्ट है आपका रेशम। तो रेशम क्या है, रेशम सिल्क के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं क्योंकि ये जंतु से प्राप्त होते हैं। कौन सा जंतु है, शहतूत का कीड़ा है बेटा। रेशम को हम सिल्क कहते हैं इंग्लिश में। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। इसको रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। रेशम, ये याद रखना बेटा, रेशम प्राप्त करने के लिए यहाँ से रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, रेशम कीट पालन क्या होता है या सेरीकल्चर क्या होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। अब जो रेशम होता है बेटा वो भी कई प्रकार के होते हैं और रेशम कीट के जीवन के चक्र के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है। अंडे तो देखे होंगे बेटा, उनसे क्या निकलता है, लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। कौन अंडे देती है बेटा, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है और जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं ये आकार में वृद्धि करते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन चक्र की क्या करता है, वो अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये प्यूपा कोशित कहलाता है। कौन, जो वो छोटा सा लार्वा निकला है जिसको हमने कैटरपिलर, इल्ली कहा है, ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। क्या, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। ये अपने इर्द गिर्द क्या बुन लेता है बेटा, जाल बुन लेता है, जो प्यूपा बन जाता है ना, तो यह अपने इर्द गिर्द जाल बुन लेता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। मतलब उसके अंदर से निकलता है बेटा प्रोटीन से बना एक पदार्थ जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो किस तरह बना बेटा, देखो पहले सबसे पहले मादा रेशम क्या देती है, मादा रेशम कीट अंडे देती है, फिर लार्वा निकलता है जिसे हम इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। फिर ये बढ़ते हैं और कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश होने के लिए जब तैयार होता है, अगली अवस्था में ये प्यूपा कहलाता है या कोशित भी कहते हैं। और फिर ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। उसके आसपास क्या हो जाता है बेटा, जाल, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है ना, ऐसे ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। फिर ये संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। फिर क्या बन जाता है बेटा, प्यूपा बन जाता है। देखो ये दिखा रखा है, ये शहतूत की पत्ती पर अंडे आए, फिर इनसे लार्वा निकला जो रेशम कीट कहलाए और फिर ये बन गया, क्या बन गया बेटा, यहाँ पे कोकून है और कोकून में क्या है, ये विकासशील कीट है, इसको प्यूपा भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, ये अपने आसपास क्या बना लेता है, जाल बना लेता है जिससे यहाँ पे रहता है ये। फिर इसमें ये विकास होता रहता है इसका, दिख रहा है आपको यहाँ पे। कीट का इसके आगे का विकास किसके अंदर होता है, कोकून के भीतर। ये दिख रहा है कोकून, ये जो कोकून था ना बेटा, ये इसके आसपास दिख रहा है और फिर इसमें क्या हो रहा है, इसका विकास हो रहा है तो ये बढ़ेगा यहाँ से।
रेशम के रेशों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वस्त्र, रेशम के वस्त्र बुनने के लिए। रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। दिखने में तो वो कितना सॉफ्ट होता है बेटा, है ना, जैसे चिकना चिकना होता है, लेकिन वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है ये रेशम का धागा। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो ये भी याद रखना आपको, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपका, रेशम का धागा कैसे तैयार किया जाता है? रेशम कीट के कोकून से। ठीक है, रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। अब रेशम कीट क्या होते हैं बेटा? अनेक किस्म के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में अलग होता है। भिन्न मतलब अलग होता है। ये कौन कौन से रेशम होते हैं हमारे पास? टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम, ये याद रखने हैं कौन कौन से रेशम होते हैं। टसर, मूगा और कोसा रेशम होते हैं बेटा। अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। अब रेशम कीट अलग अलग होते हैं तो उनके रेशम भी अलग अलग बनते हैं ना बेटा। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, जो सबसे सामान्य मतलब जिसको ज़्यादातर जिससे बनाया जाता है वो होता है शहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और चमकीला होता है। तो ज़्यादा कैसा होता है? मृदु मतलब सॉफ्ट, नर्म, चमकदार, लचीला, तब इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन, रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्तुओं के टुकड़े एकत्रित मतलब इकट्ठे कीजिए। अब अलग अलग प्रकार के रेशमी वस्त्र के टुकड़े लेने हैं, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रेशमी कपड़े कहाँ मिल सकते हैं बेटा? दर्जी की दुकान में। अपनी माता जी, चाची जी, शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम ऊपर पड़ा था आपने, ये देखो अलग अलग तरह के रेशम आपको नाम याद रखने हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए। और जो कृत्रिम होता है, जो हमें कृत्रिम मतलब जो मनुष्य बनाता है, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं, उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रेशम के कपड़े इकट्ठे कीजिए। कहाँ से कीजिए बेटा? दर्जी की दुकान पर मिल जाएंगे आपको। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम तथा शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। शुद्ध है जो प्रकृति से मिला है, जैसे हमें शहतूत के कीड़े से मिला, और ये संश्लेषित है जो मनुष्य ने बनाया रसायन वगैरह मिला के। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? हाँ बेटा, गंध में महसूस तो होगा अंतर, है ना। एक शुद्ध रेशा है और एक आपका कैसा है? संश्लेषित रेशा है। तो जलने की गंध क्या होगी? अलग अलग होगी। अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। तो किसकी ऊन की गंध कैसी होगी? थोड़ी सी अलग तरह की होगी। और इसकी गंध कैसी होगी बेटा? शुद्ध रेशम जैसी होगी। कैसी होगी? शुद्ध रेशम जैसी होगी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि ऊन और रेशम क्या है? दोनों प्राकृतिक पदार्थ है और इनका संगठन लगभग एक जैसा होता है। तो ऊन किससे प्राप्त हुई है? ऊन भेड़ से प्राप्त हुई है। और रेशम किससे प्राप्त हुआ? शहतूत के कीड़े से। दोनों प्रकृति से प्राप्त होता है। इनकी गंध एक जैसी होगी, लेकिन कृत्रिम रेशम की गंध क्या होगी? अलग होगी, है ना बेटा। अब हम करते हैं यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है। अब ये इसके बारे में हम करेंगे। चित्र 3.9 की फ़ोटो प्रतिलिपि लीजिए। अब 3.9 जो आपने देखा चित्र बेटा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको पूरा ये चित्र है 3.9। रेशम कीट का जीवन चक्र है। इसकी फ़ोटो खींचिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। ये काट लो बेटा, आप इसके जैसा बना लो और इसे क्या करोगे? अपनी कॉपी पर चिपका लोगे। ठीक है, काटना नहीं है क्योंकि बुक खराब हो जाएगी आपकी फिर। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब इन चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में भी लिखिए। अब है कोकून से रेशम तक। कोकून से रेशम कैसे बनेगा? अभी आपने देखा ऊपर कोकून बना था बेटा,
कोकून के अंदर फिर वो विकसित हो रहा है ना। अब रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। किसको इकट्ठा करते हैं बेटा? कोकूनों को। तो रेशम के धागे कैसे प्राप्त थे? रेशम कीट के कोकून से, है ना। अब ये हम करेंगे रेशम कैसे बनता है, रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे, सैकड़ों मतलब 100 से भी ज़्यादा अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो अंडों को किस पे रखते हैं बेटा? कपड़े की पट्टियों पे या कागज़ पे, और फिर रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। जो रेशम कीट का क्या करते हैं, रेशम कीट से रेशम बनाते हैं, उनको बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में रखते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे। उचित तापमान होना चाहिए, आर्द्रता मतलब नमी होनी चाहिए। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। अब अंडों में से क्या निकलता है? लार्वा। ऊपर भी बोला था बेटा। यह तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर क्या आती है? नई पत्तियाँ आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा निकलता था बेटा, आपको बताया था मादा कि रेशम कीट अंडे देती है, फिर लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर कहलाता है और फिर ये दिन रात खाते रहते हैं और साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। शहतूत की ताज़ी कटी पत्ती रखते हैं बेटा, किसके साथ? बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखते हैं 25 से 30 दिनों के। अब ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है मादा रेशम कीट, इसने अंडे दिए, है ना। फिर इसके क्या करा हमने इसको, ये शहतूत का वृक्ष था और इसको शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा ये शहतूत की पत्तियों को खाते रहते हैं, है ना। शहतूत की पत्ती तो देखी होगी बेटा आपने, नहीं देखी तो ध्यान से देखिए। ये कोकून है जो आपको वहाँ पिछले में दिखाया था, ऐसा कोकून था ये, है ना बेटा। यहाँ पे ये कोकून ऐसे छोटे रूप में दिखाया गया है और ये खाते हुए कैटरपिलर दिखाए गए हैं आपको। फिर 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वो बाँस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। बाँस के साथ रखा था ना उनको छोटी ट्रे में बेटा, या देखो, है ना, कटी पत्तियों के साथ बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। फिर ये बाँस के उसमें कहाँ चले जाते हैं? बाँस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है। कोकून जुड़ जाते हैं, पहले से ही उसमें टहनियाँ रख देते हैं, फिर इनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब रेशम का संसाधन, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। कोकूनों को कहाँ रखा जाता है बेटा? को धूप में रखा जाता है। पहले कोकूनों की बड़ी ढेरी लेते हैं, फिर उसको धूप में रखते हैं, फिर पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रकार में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के फाइबर कैसे पृथक होते हैं बेटा? बड़े बड़े रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए हमने क्या करा? कोकूनों को, बहुत सारे कोकून लिए और फिर उसमें कोकूनों को धूप में रखा, पानी में उबाला या भाप में रखा। इस प्रकार में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं। कोकून में अब ये दे रखा है रेशम के रूप में उपयोग किए लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ये याद रखना है बेटा, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया, तो आप ये करोगे कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक करोगे। रेशम की रीलिंग, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, रेशम की रीलिंग क्या होती है? तो कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? रेशम की रीलिंग। रील तो सुनी है ना बेटा आपने, रील, तो उस पर क्या होता है? धागा ही लपेटा जाता है। तो ये कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? रेशम की रीलिंग कह रहे हैं। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। आजकल किससे किया जाता है काम? मशीनों से किया जाता है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। फिर क्या करते हैं बेटा? जो फाइबर मिले हैं उससे कताई करते हैं जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कि पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि धागे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। पहले रुई की, कपास की कताई की थी ना, सूती वस्त्र के लिए धागा बनाया था। अब इसमें किसका बना रहे हैं हम? रेशे का।
रेशम का बना रहे हैं, तो बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। जो धागे बनते हैं उनसे क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। और वस्त्र बुनने वालों को क्या कहते हैं, बुनकर कहते हैं बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम फिर से मिलेगी। बाय बेटा।